आरक्षण की चिंगारी पर बीजेपी ने डाला पानी। कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा नहीं होगी आरक्षण नीति की समीक्षा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भागवत के बयान पर दी थी कड़ी प्रतिक्रिया। आरक्षण पर आरएसएस ने भी दी सफाई। कहा भागवत ने नहीं उठाया सवाल। मौजूदा आरक्षण नीति पर नहीं होगा नहीं कोई विवाद। कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी पीएम मोदी ही रहे राहुल की चिंता। कहा वादे पूरे न कर मोदी खुद बनते जा रहे हैं विरोधी। एनडीए ने कहा ये राग है पुराना। दिल्ली में आरएलएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचा बवाल। टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोए अशोक गुप्ता। कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार को कोसा। केंद्र और दिल्ली सरकार की तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। कहा हमें है सब पता, बातचीत से सुलझाएं मसला, नहीं तो जनता करेगी फैसला। बढ़ने वाली है बीएसपी प्रमुख मायावती की मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक एनआरएचएम घोटाला मामले में सीबीआई करेगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश में 9 से 29 अक्टूबर के बीच 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 1 नवंबर को आएंगे नतीजे। आचार संहिता लागू। सीमा पर शांति के लिए भारत पाकिस्तान राजी। दोनों देशों के बीच सेना की फ्लैग मीटिंग में बनी सहमति। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने वादे पर रहेगा कायम? दिल्ली एससीबी के दरवाजे पर पहुंचा प्याज खरीद का मामला। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली सरकार के दावों पर उठाए सवाल। 212 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाले गए मजदूर। 12 सितंबर से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के टनल में फंसे थे कामगार। राजस्थान के जोधपुर में जुड़वे बच्चे का हुआ सफल ऑपरेशन। दिल्ली के बाद जोधपुर एम्स में हुआ इस तरह का पहला ऑपरेशन। देश में बनी पहचान। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बुजुर्ग टाइपिस्ट को मिल रही है फिर से धमकी। सीएम से लेकर डीएम एसएसपी तक ने टाइपिस्ट की थी मदद। कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला। पशु चारे के लिए किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन। पंचतत्व में विलीन हुए क्रिकेट के जग्गू दा जगमोहन डालमिया। क्रिकेट जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियों ने दी नम आंखों से विदाई। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में। मैं हूं संजय यादव। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण पर हो रहे घमासान की। मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। मंडल समर्थक पार्टियां इसे एक मौके के रूप में देखते हुए सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। रिजर्वेशन पर फिर से रार। भागवत वचन पर लालू लाल। ओवैसी ने भी अड़ाई टांग। पटेल की भी हार्दिक इच्छा। देश में आरक्षण पर फिर से बवाल मचा हुआ है। एक तस्वीर है जो आरक्षण की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा चाह रहे हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र 5 जन्य को दिए इंटरव्यू में आरक्षण की समय सीमा तय करने की बात कही है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि आरक्षण राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आरक्षण से जुड़ी नीति सामाजिक पिछड़ेपन और संविधान निर्माताओं की कल्पना के आधार पर बननी चाहिए। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। आरक्षण की जरूरत किसे और कब तक है, इस पर बहस होनी चाहिए। मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासी दल अपनी अपनी सियासत साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी समीक्षा की बात दबी जुबान से कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। गरीबी सबसे बड़ा पिछड़ापन है और अब समय आ गया है कि इस बात पे पुनर्विचार होना चाहिए कि 21वीं सदी में आरक्षण कॉन्टेक्चुअल है कि नहीं, प्रासंगिक है कि नहीं, और
आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए। वही आरक्षण के हीरो कहे जाने वाले लालू प्रसाद इस कवायद को आरक्षण खत्म करने की चाल करार दे रही हैं और मोदी सरकार को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं, जबकि ओवैसी इस पर अपनी रोटी सेकने के लिए जगह तलाश रही हैं। आपका चेहरा उजागर हो गया। मैं बोलता था, हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल, हम बोलते थे ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, मंडलवादी लोग हैं और मंडल के खिलाफ मंडल के खिलाफ ये जो आए हैं, एक कमंडल के खिलाफ हमारा मंडल का लड़ाई है। ये है लड़ाई और खबरदार अगर उंगली डालने का काम किया तो इसी धरती पर हम लोग भी हैं। 1 मिनट में तुम्हारी सरकार साफ हो जाएगी और एक तरफ बैकवर्ड कार्ड खिलते हैं और जातीय लोगों का सम्मेलन करते हैं और चंद लोगों को खुश करने के लिए, अभिजात वर्ग को, ऊंची जाति के लोगों को खुश करने के लिए। It is high time that the Prime Minister at least opens his mouth on all these policy matters which are being coming out day in day out. What is the Modi government's policy on the statement given by the RSS chief, who is the ideological guru of all the Swayamsevaks, including the Prime Minister? आरक्षण की समीक्षा की बात ऐसे समय में उठी है जब हार्दिक पटेल आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही हैं। अमेरिका में रह रहे पटेल समुदाय ने कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आरक्षण जायज है या नहीं, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन ये हकीकत है कि जिसके लिए आरक्षण लाया गया था वो आज भी हाशिए पर है और इधर समाज भी काफी बदल चुका है। जो कभी फ्रंट फुट पर थे वो आज बैक फुट पर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि आरक्षण की नीति पर कोई समीक्षा अब नहीं होगी। जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार का सदैव समर्थन करती है। हम 100% उनके आरक्षण के अधिकार का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसा मानती है कि उनके विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए आरक्षण आवश्यक है। अतः भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के संबंध में किसी पुनर्विचार की पक्षधर नहीं है। उधर बीजेपी में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्र मोहन राय भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को परिवारवाद के नाम पर टिकट नहीं दिया गया, जबकि कई नेताओं के बेटे को टिकट दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया है जो पार्टी के सदस्य तक नहीं है। घमासान टिकट को लेकर भी जारी है। सुशील कुमार मोदी ने पार्टी में नाराजगी की बात को लेकर नकार दिया है और कहा है कि पार्टी में असंतोष की लहर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के हर चरण के चुनाव में पीएम मोदी की चुनावी सभा होने वाली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। नामांकन के बाद मांझी ने कहा कि वो इमामगंज से भी चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि पहली सूची में 12 लोगों का नाम सामने आया था। तो एलजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और इस बार उन नामों को भी तरजीह दी गई है जो पासवान के काफी करीबी माने जा रहे थे। 9 उम्मीदवारों की इस बार जो लिस्ट है उसमें 9 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। तो चलिए बढ़ते हैं कि बिहार में राजनीतिक दल रोजाना अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं। जिनको टिकट मिल रहा है वो तो बाग बाग हो रहे हैं, लेकिन जिनके टिकट कट रहे हैं वो बवाल काट रहे हैं। देखिए आज के बेटिकट बवाली को। 50 रुपया लगाया
पूरा माजरा बताएंगे आपको, पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस हंगामे की एक एक तस्वीर देखिए। 50 लाख रुपया हमको चाहिए, चाहिए तुझे, कंपनी को नहीं देंगे, दूसरे जगह से उठा। अरे अभी तो सूची आई भाई, बढ़ गया रहता था हमरा पाल बता दी। दहाड़ मारकर रो रहे इस नेताजी का नाम अशोक गुप्ता है। गुप्ता जी आरएलएसपी के टिकट पर नरकटियागंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हो गया कि टिकट नहीं मिलने वाला तो आरएलएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए और हंगामा मचा दिया। बाद में कहा कि कुशवाहा जी के कहने पर खेत बेचकर 50 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। विधानसभा क्षेत्र में 15 दिन पहले नेता ने कहे थे कि आपको मिलेगा, नरकटिया क्षेत्र अगर गठबंधन में मिलेगा तो आपको मिलेगा, मगर आज के डेट में नरकटिया में अपने समधी को, उनके अपने समधी संत कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट का बंटवारा हो चुका है और गुप्ता जी बागी हो गए हैं, होश गुम हो गए हैं तो कुछ भी बोलने लगे हैं, किसी पर भी आरोप लगाने लगे हैं। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं नेता हूँ जिसका मुंह देखने से जाता खराब हो जाता है, इसलिए नेता को टिकट काटा गया है। आज आरएलएसपी से बेटिकट हुए अशोक गुप्ता जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि जिस आरएलएसपी के लिए उन्होंने पसीना बहाया उसे कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। दिवाकर, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। तो बहरहाल बढ़ते आगे, बिहार की सियासत में रोज नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी सियासत में अब एक नया रंग भी नजर आ रहा है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि तीन तीन दामाद कह रहे हैं, सुनो ससुर जी। इन तीनों चेहरों से भारतीय सियासत में हर कोई वाकिफ है। इनकी सियासी समझ का दुनिया लोहा मानती है, लेकिन इन तीनों की सियासत की वजह से इनके दामाद इनके विरोधी हो गए और कह रहे हैं, सुनो ससुर जी। सुनो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। सबसे पहले मिलिए रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु से। बेचारे रो रो कर बेहाल हो गए हैं, लेकिन न ससुर जी ने सुध ली, न साले साहब ने ख्याल रखा। क्या अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये क्या उनको कहें हम, पिता ने लूट लिया बेटी का घर का। अनिल कुमार साधु को ये आंसू भारी पड़ गए और ससुर जी ने पार्टी से रुखसत कर दी। अब मिलिए लालू प्रसाद के दामाद तेज प्रताप यादव से। मुलायम के साथ दोस्ती हुई तो सोचा था ससुर दामाद की जोड़ी बिहार में धमाल मचाएगी, लेकिन मुलायम दुश्मन क्या हुए। दामाद तेज प्रताप ने साफ कह दिया है, अगर पार्टी चाहेगी तो वो समाजवादी पार्टी के लिए आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने बिहार जाएंगे। लालू जी के साथ साथ एक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद ने भी उनसे किनारा कर दिया। टिकट कटने से नाराज देवेंद्र मांझी ने कह दिया है, सुनो ससुर जी, रिश्तेदारी नहीं टिकट चाहिए, और नहीं मिला तो निर्दलीय ही उम्मीदवारी ठोक दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे अब राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी आजकल हर मंच से प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए नजर आते हैं, पहले से ज्यादा हमलावर नजर आते हैं, लेकिन उनके पुराने दोस्त और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाया है कि राहुल घिस्सा पिटा राग अलापते हैं।
और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास जा रहा हूं, गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। ज्ञान मजदूर के पास होता है, ज्ञान सूट बूट वाले के पास होता है, मगर मोदी जी सिर्फ सूट बूट वाले की बात सुनते हैं। पहली नजर में लगता है कि राहुल बदल गए हैं, सियासत को बहुत गहराई से समझने लगे हैं, कैसे किस पर और कब हमला करना है अच्छी तरह से जान गए हैं। लेकिन राहुल के पुराने दोस्त चिराग पासवान को ऐसा नहीं लगता। एक ही बात जो उनको सिखा दी गई है या उनको बढ़ा दी गई है, उसी को ये पिछले 6-7 महीने से जब से सदन में इन्होंने बोलना शुरू किया, सिर्फ एक वर्ड इनको किसी भी इनके जो भी इनके भाषण लिखते हैं उन्होंने बता दिया कि सूट बूट बोल लो भैया, उसी को रिपीट किए जाने। चिराग तो विरोधी खेमे के, उनकी बातों पर एतराज किया जा सकता है, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी काबिलियत पर सवाल उठाएं, तो आप क्या कहेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है, अभी तक राहुल को समझ नहीं आई, कहीं जाना वहाँ बैठना और दलित के घर खाना खाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बस नाटक है, इसलिए वो मोदी का मुकाबला नहीं कर सके। इसी इंटरव्यू के दौरान अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा कि सोनिया को तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए जब तक कि उनका बेटा उनकी जगह लेने के काबिल नहीं हो जाता। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों और चिराग की आलोचना में कितना सच है, ये जनता अच्छी तरह से जानती और समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बहरहाल बढ़ते आगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीमावर्ती इलाकों के 3 दिन के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ किया है कि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों ही पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन ऐसा ही पड़ोसियों को भी करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत, चीन और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते शांति के लिए बेहद जरूरी है। चाइना का प्रश्न है, और चाइना ही नहीं बल्कि मैं यह मानता हूं कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देशों के साथ हम अपने बेहतर रिश्ते चाहते हैं, दिली रिश्ते चाहते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में शायद यह पहला अवसर रहा होगा कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया था। हमने उनसे हाथ से हाथ मिलाने के लिए ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि उनके साथ दिल से दिल मिलाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। हम सभी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। चीन, पाकिस्तान दोनों से संबंध सुधारना चाहते हैं, और जब तक दोनों से हमारे अच्छे संबंध नहीं सुधरेंगे, तब तक एशियाई महाद्वीप में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, और एशियाई महाद्वीप में विकास का मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता है। तो नियंत्रण रेखा पर बढ़ते गतिरोध को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने सकारात्मक कदम उठाने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुई फ्लैग मीटिंग में दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच सीज फायर उल्लंघन रोकने और सीमा पर शांति बहाली पर सहमति बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। NRHM घोटाले को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की परेशानी बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक CBI राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से जल्द पूछताछ करने वाली है। 2007 से 2012 के दौरान NRHM के क्रियान्वयन में अनियमितताओं का आरोप है। इस दौरान मायावती ही राज्य की मुख्यमंत्री थी। सूत्रों के मुताबिक अब उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। दुनिया के कई देश भारत के चुनाव आयोग से चुनावी मसलों पर राय मशविरा लेते हैं, लेकिन हमारे ही कुछ नेता जब आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं तो सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। हम ही जीतेंगे बिहार, हम ही जीतेंगे बंगाल, सबका कर देंगे सफाया, हमारे हाथ में है चुनाव आयोग। विपक्ष हमलावार है, बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी के लिए ये मुश्किल खड़ी की है उसी के एक नेता ने, जिनका नाम है जॉय बनर्जी। जी हां, पश्चिम बंगाल वाले वही जॉय बनर्जी जो आए दिनों विवाद में रहते हैं, कभी वोटरों को पैसा बांटने को लेकर तो कभी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने को लेकर।
लेकिन इस बार उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है उससे तो उनकी पूरी पार्टी मुश्किल में पड़ गई है। उनके एक बयान ने पूरी पार्टी की किरकिरी कर दी है। पार्टी को सफाई देते नहीं बन रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बड़बोले जॉय बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই যে লোকসভা ভোটে আমাদের চুরি করে হারানো হয়েছিল, এইবার সেটাও আপনারা পারবেন না, কারণ ইলেকশন কমিশন আমাদের হাতে। আর বিধানসভা ভোট হবে মিলিটারি দিয়ে, বন্ধু মিলিটারি দিয়ে, ওখানে আর খাপ খুলতে পারবেন না। 8ই নভেম্বর আমরা যেন বিহার জয় করতে পারি, আর বিহার জয় করলে বাংলার উপর বুলডোজার। लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोगों को प्रभावित कर लिया, लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि चुनाव आयोग हमारे साथ है, हमारी ग्रिप में है। हम नवंबर में बिहार में भी जीतेंगे और अगले साल बंगाल में भी। जॉय बनर्जी सेंटर में बीजेपी की सत्ता को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय निकाय का चुनाव प्रचार करते करते उत्साह में बहुत कुछ कह दिया। आप जो देख रहे हैं वो तो ट्रेलर है, हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, सब कुछ खत्म कर देंगे। हम पश्चिम बंगाल में सुशासन लेकर आएंगे, जरूरत पड़ी तो हम जेल भी जाएंगे। लोग सुनते गए, जॉय बनर्जी कहते गए। उन्होंने टीएमसी पर भी जमकर प्रहार किया। टीएमसी को सिर्फ पैसे से प्यार है। उसने पैसे की अपनी भूख के लिए राज्य को बर्बाद कर दिया है। उनके लोग पूछते हैं विपक्ष कहाँ है। मुझे उम्मीद है कि वो देख सकते हैं कि हम हर दिन बढ़ रही हैं। जॉय बनर्जी के इस बयान पर बवाल मच गया है और बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी जवाब भी दे तो कैसे, सवाल चुनाव आयोग से जो जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। दो मजदूरों ने मौत को मात देते हुए जिंदगी की जंग जीत ली है। 212 घंटे की जद्दोजहद के बाद दोनों मणिराम और सतीश के हौसले की जीत हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की नाकामी भी पूरी तरह से उजागर हो गई है। तीसरे मजदूर हृदय राम का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, लिहाजा दुआओं के साथ ईटीवी की मुहिम अब भी जारी है। मौत के मुहाने पर 3 जिंदगी, खौफ के 212 घंटे, लेकिन जीत हुई जज्बे की। मौत को मात, जीत गई जिंदगी। जी हां, जज्बे को सलाम। और सरकार की नाकामी को बयां करती ये हकीकत है हिमाचल के बिलासपुर टनल हादसे की, जहां 3 जिंदगी 212 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करती रही। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि सूबे का सरकारी अमला तब जागा, तब एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। और सबसे शर्मनाक तो ये कि सूबे के मुखिया ये कहते नजर आए कि हादसे तो होते रहते हैं। ये इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, और कभी कभी टेरेन ठीक न होने की वजह से, लूज सॉइल होने की वजह से वो जो है वो टनल बनते बनते बीच में कोलैप्स हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं। बहुत खूब मुख्यमंत्री साहब, हादसे तो होते हैं, लेकिन हादसे से निपटने के लिए आपके पास माकूल इंतजाम क्यों नहीं है? ये सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि आवाम पूछ रही है। चलिए बढ़ते आगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनबाड़ी के विकास और आधुनिकीकरण के लिए वेदांता के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत देश की 4000 आंगनबाड़ियों का विकास और आधुनिकीकरण किया जाएगा। दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर राजेश कुमार और केएन इंडिया के सीईओ मयंक अशार ने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके जरिए अगली पीढ़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। वेदांता समूह ने आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इस साझेदारी से बच्चों को शिक्षित करने, कुपोषण खत्म करने और भारत में महिलाओं के बीच
व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देश के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। वेदांता विल बी इन्वेस्टिंग almost 400 crores for 4,000 Anganwadis. So, but these are very new generation Anganwadis. So what they have is solar panels, solar power. They have reverse osmosis water. They have clean toilets, and especially an area where children can get together and learn. Women can come and get some skill development. चलिए अब देखते हैं विस्पर इन द कॉरिडोर। विधिक विभाग में सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव टीएन तिवारी केंद्रीय विधिक सचिव बनाए जा सकते हैं। 1983 बैच मणिपुर कैडर के आईएफएस बाला प्रसाद अतिरिक्त सचिव के पैनल में शामिल किए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं तिरछी नजर।